हेलो गाइस, कैसे हैं आप। सौंदर्या आईएएस में दोस्तों आपका स्वागत है। और आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर गाइस मैंने ये वीडियो शूट किया है, जिसमें आपका जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम आती है कि विश्व में कुल कितने टाइम जोन है, मर्क रेखा का, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा, ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी, ये सभी जितनी भी रेखाएं हैं, ये सभी मानक रेखाएं हैं। यानी मानक का मतलब होता है मान ली गई है दोस्तों। अब इसमें से सबसे पहली रेखा आती है हमारी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश पर होती है दोस्तों। और ये 0 डिग्री अक्षांश पर, अब यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा किससे कहते हैं। तो जो पृथ्वी होती है, एग्जैक्ट लोकेशन नोट कराने के लिए, प्रॉपर बताने के लिए इसे अक्षांश और देशांतर दो भागों में बांटा जाता है। जब भी देशांतर रेखा की बात होगी दोस्तों, तो देशांतर रेखा का मतलब होता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, यानी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दोस्तों हम कहते हैं देशांतर रेखा। जबकि अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड लाइन क्या होता है दोस्तों? अक्षांश रेखा होता है जो कि पृथ्वी को ईस्ट टू वेस्ट डिवाइड, बांटने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहती है। अब दोस्तों, ईस्ट टू वेस्ट जो रेखा बांट रही है, यानी ये वाली सभी रेखाएं अक्षांश होंगी दोस्तों, ये निशान लगा दिया है हमने। जबकि ये वाली जो रेखा होगी इधर से चलने वाली, ये सभी देशांतर होंगी। दूसरा बेसिक दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा की दूसरी क्या खासियत है दोस्तों? देशांतर रेखा हम देख रहे हैं, ये हमारा इक्वेटर है, बीच से गया हुआ है। ये हमारा पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल पर ये रेखाएं एक समान नहीं है, यानी इधर पे रेखाओं की संख्या ज्यादा दिख रही है, जबकि इधर पे फैली हुई है, यानी इनकी रेखाएं असमान है। असमान ध्रुवों पर कम, ध्रुवों में कम और ध्रुवों में कम और विषुवत पर ज्यादा होती है। क्यों सर्वाधिक होती है दोस्तों? क्योंकि ध्रुवों पे देखो, ये है देशांतर रेखा, यहाँ पे ज्यादा दिख रही, लेकिन यहाँ पर फैली हुई है, कम है। सेम इसी तरह अगर अक्षांश रेखा की हम बात करें दोस्तों, तो अक्षांश रेखा ईस्ट से वेस्ट में, ये डिवीजन रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। इसमें दोस्तों हमारा जो मानक होता है, ये डिग्री है, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री ये है एक रेखा हो गई। इसके बाद यहाँ पे 90 देशांतर ऊपर जाते हैं दोस्तों, 90 डिग्री ऊपर तक होते हैं, 90 यहाँ पे। तो 90 कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 दूनी 18 और 1 इससे इसकी संख्या हो जाती है 90 ऊपर, 90 नॉर्थ साइड में, प्लस 90 रेखा किधर है दोस्तों? साउथ साइड में, प्लस एक विषुवत रेखा खुद भी है, यानी एक रेखा कौन है दोस्तों? भूमध्य रेखा। तो बराबर कुल कितना हो गया? 181। इसीलिए कोई अगर पूछे कि अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो कितना बताना है दोस्तों? 181 अक्षांश दिखते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पे ये समझने का प्रयास किया कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। हमने ये बताया कि अक्षांश, देशांतर, फिर या आर्कटिक वृत्त की बात करें या अंटार्कटिक वृत्त की बात करें, ये सभी एक प्रकार की मानक रेखा है जो व्यक्ति की लाइफ स्टाइल से रिलेटेड करती है कि किस मानसून पर, किस रेखा पर क्या जलवायु होगी, क्या सिचुएशन होगी, ये सब हम अध्ययन करने के लिए इन मानक रेखाओं का सहारा लेते हैं। दोस्तों, ये यहाँ पे जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे सन की रेस सीधी पड़ती है। जब सन की रेस सीधी पड़ेगी दोस्तों, तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात होगा। इक्वेटर पे जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो क्या स्थिति होगी? 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे का रात होगा। दूसरी चीज है दोस्तों, जब यहाँ पे 12 घंटे का, जबकि यहाँ पे ध्रुवों पे क्या स्थिति है? सीधी दोस्तों नहीं पड़ेगी।
और जब सीधी नहीं पड़ेंगी तो यहीं पर क्या रिजल्ट होगा, दोनों ध्रुवों की बात कर रहे हैं, 6 माह का दिन व रात। यानी यहाँ दिन और रात कितने महीने का होगा दोस्तों, 6 माह का दिन 6 महीने का रात होगा। जबकि हमारे इक्वेटर पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे का रात होती है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों, अब जब यहाँ पे 12 सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो क्या इफेक्ट होगा कि यहाँ पे जितने भी सागर या महासागर के पॉइंट पड़ेंगे इक्वेटर पे, वहां पे सनरेज तेजी से आएगी। अब जब सूर्य की किरणें चूंकि सीधी पड़ेंगी, और जब सूर्य की किरणें सीधे पड़ेंगी दोस्तों तो सन रेज तेजी से आएगी, और जब सन रेज तेजी से आएगी तो इसका इफेक्ट हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर अत्यधिक बारिश होगी। अगर जल यहाँ से वाष्प ज्यादा हो रहा है तो बारिश भी यहीं पर होगी, और जब जल वाष्प यहाँ पर होगा, बारिश ज्यादा होगी, तो विश्व में सबसे सघन जन जितने भी घने जंगल होंगे, वन होंगे, यानी अमेजन वगैरह, जिसे हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। अमेजन को क्या कहते हैं दोस्तों, अमेजन के जंगल को, अमेजन जंगल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी का फेफड़ा। कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पृथ्वी के फेफड़े के नाम से किसे जाने जाते हैं, तो हम बताएंगे अमेजन के जंगल को। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इसलिए कहा जाता है कि बहुत बड़ी मात्रा में ये ऑक्सीजन CO2 को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को O2 को क्या करता है, रिलीज करता है। तो पृथ्वी का फेफड़ा है दोस्तों। यहाँ पे विश्व की सभी प्रजातियां पाई जाएंगी, सभी प्रकार के जानवर पाए जाएंगे। यहाँ पे विशाल जंगल होंगे दोस्तों, और जब यहाँ पर विशाल जंगल होंगे तो लोगों का नीचे रहना दुष्कर हो जाएगा। यहाँ के लोग इसीलिए पेड़ों पे रहेंगे दोस्तों। इनके आवास किस पे बने होंगे, इनके आवास पेड़ों पे बने होंगे। यहीं पर बड़े जितने भी प्रकार के अजगर होते हैं, सर्प होते हैं, और भी वन्य जीव सभी इस एरिया में पाए जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा, हम लोग यहाँ पे अत्यधिक गर्म है दोस्तों, यहाँ पे अत्यधिक गर्म का माहौल है। तो दूसरी तरफ नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें तो ये अत्यधिक क्या है दोस्तों, ठंडे है। तो अब ये बताओ हमें, यहाँ से गर्मी, यहाँ से ठंडी दोस्तों, तो यहाँ से गर्म हवाएं आएंगी, इधर से ठंडी हवाएं जाएंगी। तो ये जो एरिया है 23.5 डिग्री, जिसे हम कहते हैं, अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में है दोस्तों, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड की ओर खींची हुई रेखा कर्क रेखा। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कर्क रेखा हम क्यों खींचते हैं। कर्क रेखा खींचने का मेन मोटो ये होता है दोस्तों कि इसमें ये पता चलता है कि इस एरिया में जितने भी देश हैं, कर्क रेखा की बाउंड्री के दोनों तरफ दोस्तों जो भी देश होंगे, यानी यहाँ पर इस एरिया से क्या पहुंच रही है, गर्मी। क्या पहुंच रही दोस्तों, गर्मी पहुंचेगी ना, यानी गर्म पहुंचेगा, गर्मी पहुंचेगी। और जबकि इस एरिया से यहाँ पे क्या पहुंचेगी, ठंडी। तो जब गर्मी और ठंडी का मिश्रण होगा तो यहाँ पर सर्वाधिक क्या पाई जाएगी दोस्तों, सर्वाधिक घनी जनसंख्या पाएगी, जन घनत्व पाया जाएगा, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पे निवास करेगी दोस्तों। इसीलिए इस मानक को बनाने की जरूरत है। सेम यही चीजें दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि विषुवत रेखा के नीचे मकर रेखा है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न करते हैं, ये वाली रेखा दोस्तों। और इस रेखा में भी सेम यही खासियत है जो इस रेखा में है। यहां पर भी क्या होगी दोस्तों, सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाएगा। इसलिए रेखा खींची गई, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी और ना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी होगी। क्योंकि ठंडी ऊपर से आ रही है, गर्मी नीचे से जा रही है, तो गर्मी और ठंडी का मिक्सअप रूप दिखाई देगा। यानी हम कह सकते हैं बसंत ऋतु जैसा सिचुएशन होगी जो जनसंख्या वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न खींचते हैं।
अब हमारे मन में ये तीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि विषुवत रेखा क्यों खींचते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा इसलिए होता है कि यहाँ पे अत्यधिक गर्मी पड़ती है, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात होता है, जबकि कर्क रेखा का मतलब है कि गर्मी ऊपर जाएगी, ठंडी नीचे आएगी, इन्वायरमेंट बेहतर होगा, जीवन यापन सर्वाधिक होगा। सेम फंक्शन दोस्तों मकर रेखा में भी है, गर्मी इधर से आ रही है, ये गर्मी आएगी, ठंडी इधर से आएगी और यहाँ का जन घनत्व तो बड़े पैमाने पर पाया जाएगा। अब इसके ऊपर दोस्तों हम देखते हैं कि भाई 66.5 डिग्री ऊपर आर्कटिक रेखा क्यों खींची जाती है। हमारे मन में आता है अगला जो क्वेश्चन कि आर्कटिक वृत्त खींचने का क्या रीजन होगा, कोई ना कोई तो दोस्तों रीजन होगा। तो आर्कटिक वृत्त खींचने का दोस्तों ये रीजन होता है कि इसके ऊपर जब 66.5 डिग्री के ऊपर की चले जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों बड़े पैमाने पे बर्फ मिलने लगेंगे और लोग बर्फ के घर बनाएंगे और इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इग्लू। बर्फ के घर को हम क्या कहते हैं, ये बर्फ के घर है दोस्तों। अब बर्फ के घर को हम लोग इग्लू कहते हैं। यहाँ के लोग बर्फ के घर बना के जिंदा रहेंगे। बर्फ के घर जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इग्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इग्लू। यानी कहने का मतलब यहाँ का जो इन्वायरमेंट है अत्यधिक कोल्ड है, चाहे 66 डिग्री के ऊपर की बात हो या नीचे की बात हो, यहाँ पर रहना अत्यधिक कठिन है। यहाँ पर जीवन क्या है दोस्तों, अत्यधिक कठिन है, अत्यधिक कठिन है। यानी यहाँ पर रहना बहुत ही कठिन काम है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति बहुत ही मजबूरी में ही रहता है। यहीं पर टुंडा जैसे देश दिखाई पड़ते हैं, बहुत ज्यादा देश नहीं है दोस्तों। अब यहाँ तक हमारे एक चीजें दिमाग में आ गई दोस्तों कि जो मानक रेखा खींची जाती है इसका क्या क्या मतलब है। तो यहाँ पर जो बाल वाले भालू पाए जाएंगे, जंगली भालू, इस ध्रुवीय भालू जिसे बोलते हैं, वो सब पाए जाएंगे दोस्तों यहाँ एरिया में, क्योंकि उन्हीं के लिए संभव है। और यहाँ पर सामान्य लोगों का 0 से भी -50-60 टेम्परेचर यहाँ पे रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कितनी रेखाओं को देखा, मोटे तौर पे अगर बात करें तो 181, यानी देशांतर के बीच में कहा जाता है कि एक यहाँ पे अक्षांश बना है, एक अक्षांश। ये अक्षांश अगर खोले दोस्तों तो एक अक्षांश के बीच में कुल कितनी है, 181 अक्षांश रेखा पाई जाती है। और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच में दोस्तों 111 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर का अंतर होता है। यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश, दो अक्षांश के बीच कितने का अंतर होता है, तो आप बताओगे दो अक्षांश के बीच 111 किलोमीटर का, दो अक्षांश के बीच अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, दो अक्षांश के बीच 111 किलोमीटर का अंतर होता है। तो हमने यहाँ पे ये देखा, ये सीखने का प्रयास किया कि विषुवत रेखा सूर्य की किरणें सीधी होती हैं, जिसके कारण 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात होता है और इसी के कारण यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होगा। सर्वाधिक वर्षा होगा तो सर्वाधिक घने वन पाए जाएंगे। विश्व की सभी प्रकार की प्रजातियों के, चाहे प्लांट हो चाहे विश्व प्रजातियां हो, सभी इस एरिया में पाई जाएगी दोस्तों। और जब सभी पाई जाएंगी तो अत्यधिक ये घने वन होंगे, नीचे पानी से पूरा जमीन दलदल हो जाएगा, तो यहाँ के लोग पेड़ों पे रहेंगे। यहाँ का इन्वायरमेंट, चाहे यहाँ की बात करें चाहे यहाँ की बात करें, यहाँ का इन्वायरमेंट न तो ठंडी है न तो गर्मी है, तो सर्वाधिक सघन जनसंख्या यहाँ पर पाई जाएगी। इसके ऊपर चाहे हम यहाँ पे बात करें आर्कटिक वृत्त की बात करें दोस्तों, चाहे हम अंटार्कटिक वृत्त की बात करें, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ज्यादा आइस एरिया है, बर्फ पाया जाएगा, तो यहाँ पे लोगों का जीवन काफी कठिन होगा, इसलिए ये मानक रेखा खींची गई है। अब हम यहाँ पर दोस्तों कुछ चीजें बेसिक और चीजें जानने का प्रयास करेंगे। अब हमारे दिमाग में ये चीजें आ गई दोस्तों कि किस रेखा को हम क्यों खींचते हैं, इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। हम जान गए कि
कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहेंगे, ये रेखा खींचने की क्यों जरूरत पड़ी है। अब यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे कि कुछ चीजों को हम हटा देना चाह रहे हैं जिससे कि आपको आसानी से समझाने का प्रयास करें। अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, ये सब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया दोस्तों कि कौन सी रेखा अक्षांश रेखा होती है, कौन सी दोस्तों देशांतर रेखा होती है, कितने महीने का ध्रुवों पे दिन रात होता है। तो ये सब चीजें हमने आपको बता दिया दोस्तों। अब यहाँ पे हम दूसरे अपने काम की चीजों पर आएंगे दोस्तों, जो हमारे परीक्षा के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, ये जो मानक है, यहाँ पे कुछ महाद्वीप फैले हुए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम महाद्वीप देखेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि महाद्वीप कौन कहाँ पे स्थित है, और फिर हम उसके बाद समय मापन पे आएंगे बिना समय खराब किए हुए। अब यहाँ पे भारत के परिप्रेक्ष्य में आता है दोस्तों, भारत किस रेखा पे है, तो भारत कर्क रेखा पर है दोस्तों। भारत के कर्क रेखा से 8 राज्य गुजरते हैं। कौन गुजरेंगे, कैसे गुजरेंगे, वो भारत के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जब हम एशिया की बात करते हैं दोस्तों, तो ये देखिए आर्कटिक वृत्त है। यहाँ से एशिया की जो सीमा होती है कुछ ऐसी है कि ये ऐसे जाती है, ये ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए विषुवत रेखा कहाँ है, ये है, यानी ये ऐसा है। और इसी के पास में एशिया के पास में ही हमारा यूरोप भी है दोस्तों, जहां से आर्कटिक रेखा गुजरती। देखिए यहाँ पे टच नहीं होती, आर्कटिक। तो ये रेखा एशिया और यूरोप को डिवीजन करता है। इस तरह से एशिया यूरोप यहाँ पे है दोस्तों। फिर हम कहते हैं कि अच्छा बताइए अफ्रीका हमारा कहाँ है, तो अफ्रीका एक महाद्वीप ऐसा है दोस्तों। देखिए एशिया विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, यानी 3 रेखा से गुजरता। अफ्रीका हमारा सिर्फ विषुवत रेखा, कर्क रेखा, सिर्फ 2 रेखा से गुजरता है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो सिर्फ 2 रेखा से गुजरता है दोस्तों। अफ्रीका हमारा 3 रेखा से गुजरता है। कौन कौन, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा से गुजरता है दोस्तों। फिर हम इधर दक्षिण अमेरिका की बात करें तो ये गुजरता है किससे, दक्षिणी अमेरिका किससे गुजरता है, सिर्फ विषुवत रेखा और मकर रेखा, यानी ये भी 2 रेखा से, ये भी 2 रेखा, ये भी 2 रेखा। यूरोप की बात करें तो सिर्फ 1 रेखा आर्कटिक से गुजरता है। ऑस्ट्रेलिया हमारा सिर्फ मकर रेखा से गुजरता है। अब यहाँ पर एक बेसिक चीजें आती है दोस्तों, समय मापन। समय मापन से हमारे एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नंबर 1, हम पहले तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। समय मापन पहला आता है दोस्तों कि विश्व में कुल कितने टाइम जोन है। तो विश्व में अगर पूछा जाए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये 3 बनते हैं। तो विश्व में 24 टाइम जोन है दोस्तों। कितने टाइम जोन है, 24, यानी पूरे विश्व में 24 जगह से, पूरे विश्व की अगर बात करें तो 24 जगह से समय का मापन किया जाता है। फिर दूसरा एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि पूरे विश्व का समय मापन कहां से किया जाता है, तो इसका उत्तर है लंदन के ग्रीनविच शहर से होता है। इसी को क्या कहते हैं, बोलो, जीएमटी कहते हैं दोस्तों, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी। यहां पे कितने से गुजरता है दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर से गुजरता है। ठीक है। भारत का समय मापन पूछता है दोस्तों, भारत का समय मापन कहां से मापा जाता है, भारत का लंदन के ग्रीनविच से। भारत का कहां से, इलाहाबाद, अब इसका नाम हो गया दोस्तों प्रयागराज। नैनी से मापा जाता है।
अब इन सब के बारे में दोस्तों हम थोड़ा सा डिटेल में भी चलेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे परीक्षा के क्वेश्चन मिलते हैं। तो अब इन सब पे हम लोग समझ गए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इनसे हमारे समय मापन किस तरह से लिए जाते हैं दोस्तों। अब हम समय मापन पर फोकस करेंगे दोस्तों, जो हमारे एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। अब समय मापन से हमारे एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। समय मापन, समय मापन सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, समय मापन से 3 चीजें हैं। विश्व का समय मापन कहां होता है? अगर कह दे पृथ्वी का समय मापन, पृथ्वी बोले या विश्व बोले, विश्व का समय मापन। लंदन के ग्रीनविच से मापा जाता है दोस्तों, लंदन के ग्रीनविच से मापा जाता है। जो 0 डिग्री देशांतर व 0 डिग्री अक्षांश पर पड़ता है। ठीक, पहला एक चीज ये। दूसरा भारत का परिप्रेक्ष्य पूछता है, तो भारत का जो समय मापन होता है दोस्तों, प्रयागराज के नैनी से मापा जाता है। भारत का समय मापन प्रयागराज के नैनी से मापा जाता है। प्रयागराज के नैनी से मापा जाता है, जो जीएमटी, जीएमटी यानी पृथ्वी का, लंदन का। जीएमटी का मतलब होता है जीएमटी, ग्रीन विच मीन टाइम। ये ग्रीनविच मीन टाइम कहां पे है दोस्तों? ये लंदन का है। देखिए ये लिखा है ना, ग्रीन लंदन में। तो भारत का समय मापन प्रयागराज के नैनी से मापा जाता है, जो जीएमटी से 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट आगे। ठीक है दोस्तों, यानी पूर्व की ओर है, पूर्वी। आप देखो जीएमटी, एक्चुअली में जीएमटी का जो मानक है वो 0 डिग्री पे है, और जो नैनी का अपने यहाँ का मापन है जो 5.5 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट हमने बताया, ये कहां से है दोस्तों? नैनी से गुजरता है, यहां से गुजरता है। तो जब नैनी से गुजरता है, तो चूंकि ये जो गोला है दोस्तों, ये गोला 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360। यहाँ पे ये 0 पे है, और भारत कितने पे है दोस्तों? 82.5 सही 1/2 डिग्री पर है। अगर 360 में है, तो चूंकि हम जानते हैं कि कुल घंटों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, अगर हम घंटों की संख्या डिवाइड करें तो घंटों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे लिख देते हैं। ये गोला कितना होता है? 360 अंश होता है। घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 0 डिग्री से कौन शुरू होता है? 0 डिग्री है ग्रीनविच का समय है, जीएमटी, यहां से मेजरमेंट किया जाता है।
भारत का कितना है, अब 360, भारत 82.5 डिग्री आगे है। जब 82.5 डिग्री आगे होगा तो 360 में तो 1 घंटे में कितना होगा दोस्तों, तो 360/1 कुल 24 घंटा होता है। ये 24 घंटे होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये डिग्री है, तो यहां से जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 24 एक्का 24, 24 15 में तो 12 पंचे 12 दनिया 120, तो यानी 15 डिग्री बराबर 1 घंटा हो गया दोस्तों, ठीक। 1 घंटा बराबर 60 मिनट हो गया दोस्तों, ठीक। 12 घंटे 15 डिग्री में 1 घंटा जाएगा, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम दोस्तों देख रहे हैं कि 82.5 डिग्री है ना, तो 82.5 डिग्री है, 82 सही 1/2 डिग्री, तो इंटू 4 कर देंगे गुरु, तो 4 करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 8 32, और यहाँ आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 330 मिनट हो गया दोस्तों। अब इसको जब आवर से जब डिवीजन करेंगे यानी 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है दोस्तों, 60 मिनट बराबर अगर इसको हम घंटे में करेंगे तो 6 पंचे 30, तो ये 5 घंटा हो गया, प्लस 30 मिनट शेष बच गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय समय मापन से भारत का समय मापन 5.5 घंटे आगे है। इसी को हम जीएमटी से 5.5 घंटे आगे मानते हैं, जो लंदन के ग्रीनविच शहर से मापा जाता है। तीसरा पार्ट हमारे काम का क्या है दोस्तों, ये तो बेसिक है जो कि सबको आता है दोस्तों ना, एग्जाम में क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है जीएमटी से रिलेटेड, तीसरा क्वेश्चन हमारे काम का ये है दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है विश्व के कुल 24 टाइम जोन है। कितने टाइम जोन है दोस्तों, भारत में सिर्फ एक है, लंदन का। भारत का समय मापन कहां से होता है, नैनी। भारत में कितने हैं, भारत में अगर कोई पूछे तो भारत में सिर्फ एक है, सिर्फ कितने हैं दोस्तों, एक है। वो भी कहां है, प्रयागराज के नैनी में। कहां है दोस्तों, प्रयागराज नैनी, ठीक। लेकिन पूरे विश्व की अगर बात हो तो कितने टाइम जोन है दोस्तों, 24 टाइम जोन में पूरे विश्व को डिवाइड किया गया है। दूसरा का क्वेश्चन आता है दोस्तों कि विश्व में सबसे ज्यादा टाइम जोन कितना है, अगर देशों में पूछा जाए, देशों में सर्वाधिक टाइम जोन अगर पूछा गया, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, तो सबसे ज्यादा देशों में है नंबर 1 फ्रांस। फ्रांस के पास दोस्तों 12 टाइम जोन है। फ्रांस के बाद रूस है दोस्तों, रूस के पास 11 टाइम जोन है। फ्रांस हो गया, रूस हो गया, अंटार्कटिका है दोस्तों, अंटार्कटिका, इसके पास भी 10 टाइम जोन है दोस्तों। इसके बाद कौन सा है, ब्रिटेन है दोस्तों, ब्रिटेन और यूएसए, इन दोनों के पास दोस्तों 9 टाइम जोन है। ऑस्ट्रेलिया में 8 टाइम जोन है, ऑस्ट्रेलिया माने 8, ऑस्ट्रेलिया माने दोस्तों 8 टाइम जोन है। ऑस्ट्रेलिया के बाद कनाडा है हमारा, कनाडा में कितने टाइम जोन है दोस्तों, 6। कनाडा में 6 जगह से समय मापन होता है। कनाडा के बाद चीन हमारा है, चीन में कितने टाइम जोन है दोस्तों, 5, यानी विश्व के इतने देशों के पास इतने टाइम जोन है। भारत का कितना है दोस्तों, अगर भारत के पूछा जाए तो भारत में 1 है, ठीक। तो एक दूसरा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा ये आता है कि विश्व में कुल कितने टाइम जोन है।
अब चौथा क्वेश्चन, इससे टाइम जोन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, उसको भी हम लोग देख लेंगे। यानी विश्व में अगर कोई पूछेगा 24 टाइम जोन, देशों में अगर के हिसाब से अगर पूछे तो सर्वाधिक फ्रांस में 12, रूस 11, अंटार्कटिका 10, ब्रिटेन और अमेरिका में 9, ऑस्ट्रेलिया 8, कनाडा 6, चीन 5, भारत 1। अब तीसरा यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है टाइम जोन से दोस्तों, जो कि हमारे एग्जाम में यूपीएससी जब एग्जाम लेता है कोई भी एग्जाम, तो वहां पे ये जोड़ने का प्रयास करता है। एसएससी में तो बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, उसमें क्या है थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। हमने यहाँ पर आपको ये डिस्कशन करके ये बताने का प्रयास किया था, इसको थोड़ा सा अच्छे से आप समझेंगे कैसे क्या होता है दोस्तों। अब इसमें एक परीक्षा में क्वेश्चन देता है कि विश्व में कोई भी देश दे देगा, जैसे अब हमें पता है कि अंतरराष्ट्रीय समय, दो चीजें तो सभी बच्चों को क्लियर है। अंतरराष्ट्रीय समय मापन एक और भारत का समय, ये दो चीजें हैं दोस्तों। अभी हमें पता है कि अंतरराष्ट्रीय समय मापन 0 डिग्री देशांतर है दोस्तों। अब भारत का समय मापन की बात करें, इससे अगर ये 0 डिग्री देशांतर कर दे या 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं हम लोग, अगर यही भारत के परिप्रेक्ष्य में करते हैं तो कहते हैं 82.5 सही 1/2 डिग्री अक्षांश, ऐसा बोलते हैं। अब इससे क्वेश्चन मिलाता है कि अगर भारत में 10 बजे सुबह है, ठीक, तो अब यहां पे या तो देश दे दे दोस्तों, या तो देश दे दे, या तो दूसरा तरह से डायरेक्ट ईस्ट और वेस्ट से बताए। क्योंकि देखते हैं दोस्तों, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के भारत इस तरफ है, यानी भारत अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है दोस्तों, और ये लंदन का ग्रीनविच है, तो ये भारत है। तो भारत इसके किधर है दोस्तों, ईस्ट साइड में है, ठीक है। और जब भारत ईस्ट साइड में है, अगर कहते भारत में 10 बज रहा है तो लंदन में कितना बजेगा, तो 10 बज रहा है तो 82.5 आगे है, तो 82.5 बराबर 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट, तो 5 घंटा 30 मिनट 10 बजे में क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा, तो 10 में माइनस होगा तो 4:30 भोर होगा। ये कहां पर होगा दोस्तों, अगर भारत में ये है तो ये होगा ब्रिटेन में, यानी ब्रिटेन में भी है तो ये लंदन में होगा। कहां होगा दोस्तों, लंदन में। अगर कोई पूछेगा तो ये बता देंगे, ठीक। अगर यही कह दे कि भारत में 10 बजे सुबह है, जबकि जापान में, कहां पे दोस्तों, जापान में, जापान जो 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री अक्षांश पर है, यहां समय क्या होगा। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में जोड़ा तो ये बता देंगे, अगर जापान के परिप्रेक्ष्य में हम जोड़ रहे हैं तो 10 बज रहा है अगर, तो 90 पे कितना होगा, तो कितने अक्षांश ज्यादा है दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ 90 अक्षांश में से, 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, 82.5 डिग्री घटाएंगे, तो कितना हो गया, 7.5 आ गया ना दोस्तों, 7.5, यानी 7 सही 1/2 आ गया। अब जब ये आ गया तो इतना बराबर कितने मिनट के, एक अक्षांश बराबर कितना होता है, एक अक्षांश बराबर 4 मिनट के, तो पूरा 7 चौक 28 2, यानी इतने अक्षांश बराबर 7 चौक 28 बराबर 30 मिनट के होगा। तो अगर भारत में 10 बजे सुबह है तो जापान में कितना होगा दोस्तों, 10:30 सुबह हो जाएगा। क्योंकि जापान हमें पता है दोस्तों भारत के किधर है, जापान भारत के किधर है, वेस्ट साइड में है, ईस्ट साइड में। जापान किधर है दोस्तों, जापान भारत से ईस्ट की तरफ है, इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा।
अगर यही वेस्ट होता तो हम क्या कर देते दोस्तों, माइनस कर देते। तो दोस्तों ये परीक्षा में हमारे यही 3 प्रकार के, एक अक्षांश देशांतर, दूसरी चीज है किस देश से कौन सा रेखा गुजरती है, फिर अंतरराष्ट्रीय समय का मापन हम कैसे करते हैं। यही 3 प्रकार के क्वेश्चन है जो हमें हमेशा परीक्षा में पूछते हैं दोस्तों। तो ये निकालना भी हम सीख गए, कौन सी रेखा कहां से गुजरती ये भी सीख गए। थैंक यू क्लास। इस तरह से आप वीडियो अगर पाना चाहते हैं जिससे कि आपके पॉइंट टू एग्जामिनेशन जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सीधे आपके क्लास में मिले, सीधे वही एग्जैक्ट आपको बताया जाए जो आपको गोला भरने में काम दे, तो हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि ये फायदा ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक पहुंचाया जा सके। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वॉल्केनो या ज्वालामुखी को देखेंगे दोस्तों।